ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से हाल ही में किस देश ने की है? आपके ऑप्शंस हैं ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी भारत या फिर डी म्यांमार। इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मार्च को 5वें बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन में सहभागिता की, जिसकी मेजबानी वर्चुअल माध्यम से श्रीलंका ने की, जो इस समय बिम्स्टेक का अध्यक्ष है। तो आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में बिम्स्टेक का अध्यक्ष कौन सा देश है। शिखर सम्मेलन की जो विषय वस्तु है यानी जो थीम है वो रखा गया था टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमीज एंड हेल्दी पीपल, और सदस्य देशों ने इसे प्राथमिक विषय के रूप में लिया। इसके अलावा बिम्स्टेक के प्रयासों से सहयोगी गतिविधियों को विकसित करना भी इसमें शामिल है, ताकि सदस्य देशों के आर्थिक तथा विकास पर कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभावों से निपटा जा सके। इस शिखर वार्ता का प्रमुख कदम बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर करना और उसे मंजूरी देना है, जिसके तहत उन सदस्य देशों के संगठन को आकार देना है जो बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित और उस पर निर्भर हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अन्य राष्ट्राध्यक्षों के समक्ष 3 बिम्स्टेक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ये तीनों जो समझौते हुए हैं इन्हें हमें जानने की जरूरत है। ये ऑप्शन में सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। इन समझौतों में वर्तमान सहयोग गतिविधियों में हुई प्रगति के विषय शामिल हैं। जैसे पहला है आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर बिम्स्टेक समझौता, यानी जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस है इन क्रिमिनल केसेस, उस पर एक एग्रीमेंट हुआ। दूसरा राजनयिक प्रशिक्षण यानी जो डिप्लोमेट्स हैं उनके ट्रेनिंग के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर बिम्स्टेक का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन हुआ। और तीसरा बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, यानी जो सदस्य देशों के बीच में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना है, उसकी सुविधा देना है, उसके लिए जो समझौता हुआ। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। मिशन 100% विद्युतीकरण की सफलता निम्नलिखित में से किस रेलवे ने प्राप्त की है? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर रेलवे, बी मध्य रेलवे, सी कोंकण रेलवे या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन 100% विद्युतीकरण की शानदार सफलता और सतत विकास के नए मानक स्थापित करने के लिए कोंकण रेलवे की टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही कोंकण रेलवे नेट जीरो कार्बन एमिशन प्लान की तरफ बढ़ चुका है। कुल 741 किलोमीटर लंबे रूट के इलेक्ट्रिफिकेशन की आधारशिला वर्ष 2015 में रखी गई थी और इस प्रोजेक्ट के कुल लागत 1287 करोड़ रुपए है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। लक्ष्य जीरो डंप साइट जो सुर्खियों में है, इसका संबंध किस राज्य से है? आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या फिर डी महाराष्ट्र। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। केंद्र ने हाल ही में पुराने अपशिष्ट को निपटाने के लिए महाराष्ट्र द्वारा पेश 433.74 करोड़ रुपए के प्रस्ताव लक्ष्य जीरो डंप साइट को मंजूरी दी है। ठोस अपशिष्ट के कारगर प्रबंधन में महाराष्ट्र की सहायता के संबंध में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 3.7 करोड़ मीट्रिक टन कचरे के निपटान के लिए 28 शहरी स्थानीय निकायों को 433.72 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की है। देश भर के राज्यों और शहरों ने पुरानी और खतरनाक डंप साइटों को कचरे से मुक्त करने की जरूरत समझ ली है। अपशिष्ट मुक्त शहर यानी जो वेस्ट फ्री शहर की परिकल्पना है, उसको पूरा करने के लिए विभिन्न शहर केंद्र सरकार से सहायता मांगने आ रहे हैं और इस पर विचार करते हुए केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु, दिल्ली आदि जैसे राज्यों के लगभग 500 शहरों में पुराने कचरे को निपटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। भारत ने किस देश के साथ युद्धाभ्यास डस्टलिक का तीसरा संस्करण 29 मार्च 2022 को संपन्न किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए तुर्कमेनिस्तान, बी ताजिकिस्तान, सी उज्बेकिस्तान या फिर डी कजाकिस्तान।
इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास डस्टलिक का तीसरा संस्करण 29 मार्च 2022 को उज्बेकिस्तान के यांगी यारिक में संपन्न हुआ। संयुक्त अभ्यास के दौरान दोनों सैन्य टुकड़ियों को अर्ध शहरी वातावरण यानी सेमी अर्बन एटमॉस्फेयर में आतंकवाद रोधी अभियानों यानी जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस होते हैं उसमें कार्यवाही के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिला। अभ्यास के अंतिम 2 दिन वैलिडेशन एक्सरसाइज के लिए समर्पित थे, जहां पर दोनों टुकड़ियों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र के मैंडेट के तहत चरमपंथी समूहों यानी जो भी रेडिकल ग्रुप्स हैं, जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स हैं, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं, उनके खिलाफ सिमुलेटेड ऑपरेशंस किए। इस अभ्यास का आयोजन काफी सफल रहा है, जिसमें मैदानी परिस्थितियों में क्रॉस ट्रेनिंग और कॉम्बैट कंडीशनिंग से लेकर खेल और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र में एक व्यापक हिस्से को कवर किया गया। युद्धाभ्यास डस्टलिक दोनों सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाएगा और भविष्य में भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच मित्रता के पारंपरिक बंधन को और मजबूत करने के लिए ऐसे कई संयुक्त कार्यक्रमों में उत्प्रेरक के रूप में यानी कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से कानूनी सेवा क्लिनिक शुरू की है, यानी लीगल सर्विस क्लिनिक की शुरुआत की है? आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी दिल्ली या फिर डी केरल। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। महिलाओं के लिए कानूनी सहायता को अधिक सुलभ बनाने के लिए यानी एक्सेसिबल बनाने के लिए और इससे जुड़े अभियान को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से एक कानूनी सहायता क्लिनिक की शुरुआत की है। यह क्लिनिक निःशुल्क कानूनी सहायता यानी लीगल एड देकर महिलाओं की शिकायतों का समाधान करने के लिए एकल खिड़की सुविधा के रूप में कार्य करेगी, यानी सिंगल विंडो फैसिलिटी के रूप में कार्य करेगी। और राष्ट्रीय महिला आयोग अन्य राज्य महिला आयोगों में भी इसी प्रकार की कानूनी सेवाएं क्लिनिक स्थापित करने की योजना बना रहा है। कानूनी सहायता क्लिनिक नई दिल्ली में आयोग के कार्यालय में संचालित होगी और कोई भी महिला निःशुल्क कानूनी सलाह और परामर्श की सुविधा प्राप्त करने के लिए इस क्लिनिक में आने में सक्षम होगी, जहां DSLSA के पैनल के एडवोकेट ऐसे महिलाओं की मदद करेंगे। तो ये सवाल मेंस में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी जो DPSP है उसमें आर्टिकल 39A में आपने निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान पढ़ा होगा और उसमें यही है कि किस तरीके से लीगल क्लिनिक्स जो होते हैं वो हमारे जो जस्टिस सिस्टम है उसको और मजबूत बना सकते हैं। तो इसको मेंस में भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसके साथ ही आपसे आग्रह है कि इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस MCQ की जो मुहिम है और जो विजन है उसको पहुंचाने में सहयोग करें। धन्यवाद।